हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बालको, आज हम कक्षा 12वीं मैक्रो इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि वो तीन मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, उन तीनों मेथडों को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी तरीके से समाप्त करने जा रहे हैं। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेट्स गेट स्टार्टेड। और शुरू करते हैं से पहले बालको, अगर आपके पास हमारी हेल्प बुक है तो कृपया करके पेज नंबर 15 होगा वो ओपन कर ले, जहां पर आपको यही चैप्टर मिलेगा। तो साथ में पढ़ोगे डबल मजा आएगा। और जिनके पास नहीं है जाके ले लेना, क्योंकि आपकी बिजनेस और इकोनॉमिक्स, और हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक अकाउंटेंसी की भी हेल्प बुक आ चुकी होगी और आपकी सभी परेशानियों का समाधान दे चुकी होगी। ठीक है जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं नेशनल इनकम के मेजरमेंट की। देखिए, पिछले चैप्टर में अपन ने बेसिक एग्रीगेट समझ लिए थे, ग्रॉस नेट, ग्रॉस से नेट पे कैसे पहुंचते हैं, वैल्यू एडेड से इनकम पे कैसे पहुंचते हैं, ये सारी चीजें हमने समझ ली थी। तो सर, इस चैप्टर में हम बेसिकली करने क्या वाले हैं? देखिए, ध्यान से समझना। पिछले चैप्टर में हमने ये समझा था कि अगर आप जीडीपी पे हैं तो आपको एनडीपी पे कैसे पहुंचना है। एनडीपी एमपी ले लो, यहां से यहां तक पहुंचने का रास्ता अपन ने पिछले चैप्टर में समझ लिया था, ग्रॉस से नेट, डोमेस्टिक से नेशनल वाला। इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि यार ये जीडीपी आया कैसे, बाजार में किन किन चीजों को जोड़ूं कि हमें जीडीपी मिल जाए, और ये रास्ता हमारा एंड होगा नेशनल इनकम पे जाके। तो सवाल उठता है, सर नेशनल इनकम क्या है? तो सिंपल भाषा में समझे, इट रेफर्स टू द फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मतलब मेहनत करके कमाया हुआ पैसा, अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, भारत में रहने वाले लोगों ने कमाया होगा इन रिटर्न टू देयर प्रोडक्टिव सर्विस। यानी मेहनत करके जो भारत के लोगों ने पैसा कमाया है उसको बोलते हैं नेशनल इनकम, जब ये एक साल के अंतर्गत काउंट किया जाता है। भारत में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के इन टोटल 3 मेथड हैं। कितने मेथड हैं? इन टोटल 3 मेथड हैं। उन तीनों का नाम क्या है? पहला है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है इनकम मेथड, और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। आसान भाषा में हमने पूरे साल में कितना पैसा बनाया ये कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये, दूसरा ये, तीसरा ये, जो कि आपके चैप्टर का पूरा सार है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये सर इन तीनों में से बेहतर तरीका कौन सा है, और ये कैलकुलेट कौन कर रहा है? सरकार कर रही है, कोई बैंक कर रहा है, कौन कैलकुलेट कर रहा है? सो बेसिकली भारत के अंदर नेशनल इनकम सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैलकुलेट करती है। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो डेटा रिलेटेड सारी चीजें कैलकुलेट करती है, तो वो नेशनल इनकम यानी भारत की आय भी कैलकुलेट करती है। 3 तरीकों से या 3 अलग अलग मेथडों से नेशनल इनकम काउंट की जाती है। एक होता है वैल्यू एडेड मेथड, यानी कि आपने कितना कमीशन लिया। एक है इनकम मेथड, आपकी कितनी कमाई हुई। और एक है एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि आपने कितना खर्चा किया। इन तीनों से नेशनल इनकम निकाली जा सकती है। इन तीनों से आपका आंसर सेम आएगा। आप इससे निकालो, इससे निकालो या इससे निकालो, तीनों से सेम आएगा। अब सवाल उठता है कि सर जब तीनों से सेम ही आना है तो किसी एक से निकालते हैं, 3 अलग अलग करके हमारी परेशानी क्यों बढ़ाई? तो देखिए यार, कैसे पता लगेगा कि वैल्यू एडेड मेथड से जो आंसर आया है वो सही है? क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए ये 3 मेथड लगाए गए हैं। आपके क्वेश्चन के अंदर जिस मेथड के कंपोनेंट गिवन हो, आपको वो मेथड लगा के नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। तो ना तो इनमें से ये अच्छा है, ये खराब है, ये अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तीनों मेथड सेम है। सेम मतलब बराबर ही आंसर दे रहे होते हैं। डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसके हिसाब से हमें मेथड का इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू एडेड मेथड। अब वैल्यू एडेड मेथड का लॉजिक समझो पहले, क्योंकि इस मेथड के अंदर फॉर्मूला ज्यादा नहीं है, लॉजिक बहुत ज्यादा है। इमेजिन करो कि मेरी एक छोटी सी दुकान है जहां पर मैं ये पेन बेचता हूं। क्या बेचता हूं? पेन बेचता हूं। आ जाना, ले लेना। ठीक है, तो जब मैं एक छोटी सी दुकान पे पेन बेच रहा हूं तो यकीनन मैं कहीं से खरीद रहा हूं। तो मैंने मान लेते हैं कि हमारे शहर के होलसेलर से ये पेन खरीदा। कितने में खरीदा? 8 रुपए। कितने में खरीदा? 8 रुपए में। बड़ा बड़ा लिखते हैं इसको। हमने जो है ये पेन खरीदा कितने से? 8 रुपए में। ये मैंने रॉ मटेरियल की तरह परचेज करा, मटेरियल की तरह परचेज करा। अब मैं इसको कितने में बेचूंगा सर? सर सीधी सी बात है, आपने 8 में खरीदा तो 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए जो इसकी एमआरपी होगी उसमें बेचेंगे। इमेजिन करते हैं
कि हमने इसको कितने में बेचा, 10 रुपए में। तो ये हो गया इसकी मेरी कॉस्ट, कितने में मेरा खरीदा है, और ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस से, ये सुनो बड़ा सिंपल है सर ये। अब मेरा सवाल उठता है कि सर ये जो बीच के 2 रुपए है ये क्या है? आप बोलेंगे कि सर ये आपका प्रॉफिट है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। पर देखो, जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट मुझे नहीं होता है, प्रॉफिट होता है बिजनेस को। मुझे प्रॉफिट नहीं होता है, मुझे सिर्फ कमीशन मिलती है। तो मेरा ये जो बिचौलिया वाला काम है, होलसेलर से लेके रिटेलर को, मतलब होलसेलर से लेके कस्टमर को बेचना, इसमें प्रॉफिट नहीं बनता है, इसमें बनता है वैल्यू एडेड। मतलब दोनों का सेम ही है, वैल्यू एडेड का मतलब भी वही है, प्रॉफिट ही है। बट क्योंकि प्रॉफिट जो है वो कंपनीज की इनकम को कहा जाता है। प्रॉफिट किसको कहा जाता है कि भाई आपकी कंपनी है जिसमें आपने एक्सपेंसेस वगैरह काउंट कर करा के प्रॉफिट बनाया, उसको प्रॉफिट कहते हैं। तो यहां पर जो छोटे लेवल पे है इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड बोलते हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड यही है कि भैया आपने कितने में खरीदा और कितने में बेचा, बीच का जो 2 रुपया है, 3 रुपया है, 5 रुपए है, वो आपकी मेहनताना है। वो क्या है, आपका मेहनताना है। यानी कि आपने जो मेहनत की है उसके बदले में मिला हुआ हर्जाना है, यानी मेहनत करने के बदले जो आपको रिटर्न मिला वो है, उसको क्या बोलेंगे, वैल्यू एडेड। समझ गए वैल्यू एडेड मेथड? तो वैल्यू एडेड मेथड में यही वैल्यू एडेड काउंट की जाती है। ठीक है, अब देखो इसके फॉर्मूला बेसिक तो यही है कि भाई हमने कितने में बेचा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू वैल्यू एडेड। यही है फॉर्मूला, कुछ नहीं है, यही है फॉर्मूला। पर क्योंकि हम 12वीं के अंदर हैं और ये थोड़ा डिटेल के अंदर जाना इसमें जरूरी है, तो इसको डिटेल में समझते हैं। और समझने से पहले अपन इनके नाम के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये जो मेथड है इसके टोटल 4-5 नाम है, एक तो वैल्यू एडेड है ही, इसके अलावा भी नाम है। आपको इनमें से कोई भी नाम याद नहीं करना, कुछ याद नहीं करना। इतनी मोटी मोटी किताबें, एक बार परेशान हो जाते हैं यार, कितना कितना याद करें, तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं करना है। जो 5 नाम मैं यहां बताने वाला हूं, आपको वो 5 नाम याद नहीं करने, बस आप पता होना चाहिए। अरे यार ये तो उसका नाम होगा, जैसे क्या होता है क्वेश्चन में आपको बोला सर वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकालो, आपने निकाल ली। पर कोई आपको बोले यार इंडस्ट्रियल ओरिजिन से निकालो, तो डरने का नहीं है। अरे हाँ हाँ, ये वैल्यू एडेड को ही इंडस्ट्रियल ओरिजिन कहते हैं, बस आपको इतना पता होना चाहिए, कंफ्यूजन होगा नहीं। अब कंफ्यूजन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन टोटल 3 ही मेथड है, वैल्यू एडेड, इनकम और एक्सपेंडिचर। तो वैल्यू एडेड के जितने भी नाम हैं वो प्रोडक्ट रिलेटेड, प्रोडक्शन रिलेटेड होते हैं। जैसे देखो प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, कमोडिटी सर्विस मेथड, तो ये काम से रिलेटेड ही है। तो बस आपको इस नाम के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ भाई अगर ये नाम दिख गए तो मैं समझ जाऊं कि ये कौन सा है, क्योंकि बाकी दोनों तो एक तो कमाई है और खर्चा है, इसमें कमाई वाला तो कुछ भी नहीं है, खर्चे वाला भी कुछ नहीं है। तो वैल्यू एडेड मेथड के अंदर कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है, अपन ने बेस तो समझ लिया कि भाई आपने जितना कमाया जितने में बेचा, वो आपके बीच का डिफरेंस आपका वैल्यू एडेड है। मैं लिखूं यहां पर एक बार इसको, देखिए तो वैल्यू एडेड लिखने का बड़ा आसान तरीका होता है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू कितने में आपने बेचा माइनस कितने में आपने खरीदा। अब क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो ये ऐसे लिखना अच्छी बात नहीं होगी, तो हम इसका नाम थोड़ा सा बदल देंगे, सेल्स को हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ आउट। क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो अगर आपको वैल्यू एडेड निकालना है, कितना आपने वैल्यू एड करा, तो क्या कितने में बेचा यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट, माइनस कितने में खरीदा, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर हो गया बेटा? तो क्या है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कितने में बेचा माइनस कितने में खरीदा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, क्योंकि अपन 12वीं में है, एक चीज हमें समझनी है कि जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा खाना जो है थाल में परोस के अपने को मिल जाए। ऐसा नहीं पूरा का पूरा, अरे वाह मजा आ गया टेढ़ा पड़ी, ऐसा कभी नहीं होता। होता है ना कि कभी कभी कुछ ढूंढना पड़ जाता है, अरे इसके नीचे छुपी हुई सब्जी, अरे रसगुल्ले तो इसके रबड़ी के नीचे दब गए थे, कभी कभी ऐसा हो जाता है। देखिए मैं हमेशा अपनी सारथी वाली क्लास में भी हम लोग बोलते हैं कि अगर आपके सामने गाजर का हलवा बना बनाया तैयार है तो कुछ मत करो, चुपचाप उसको खा लो। तो अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मिल जाए, तो कुछ मत सोचो ये इतना आसान क्यों है, इतना आसान कैसे पूछ सकते हैं, ये तो मुश्किल है, ये कुछ छुपा हुआ, शेरलॉक होम्स बनने की जरूरत नहीं, खा लो चुपचाप, रखो रखो आंसर निकालो खत्म। पर अगर आपको गाजर का हलवा बना हुआ नहीं मिलेगा तो क्या करोगे,
खाना है तो या तो ब्लिंकिट से ऑर्डर करोगे, या गाजर लाइए, दूध लाइए, चीनी लाइए, वो क्या कहते हैं, काजू बादाम लाइए, फिर गर्म कीजिए, सब कुछ अपन देखते हैं। तो अगर आपको डायरेक्टली ये नहीं मिलेगा तो फिर हम अंदर चलेंगे, ढूंढेंगे कि यार ये नहीं मिला तो कैसे अधबच्चा कैसे मिलेगा, यानी हलवा पूरा नहीं मिला तो गाजर यहाँ से लाओ, ये यहाँ से लाओ। तो इनकेस अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं मिलता है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट दो तीन तरीके से ढूंढा जा सकता है, दो तीन तरीके से ढूंढा जा सकता है। पहला तरीका होता है कि आपको क्वेश्चन में सेल्स गिवन हो, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, इन दोनों को जोड़ के हम वैल्यू ऑफ आउटपुट बना सकते हैं। देखो सेल्स तो जो बिक गया वो, और जो नहीं बिका वो भी हमारे लिए, अपन ने ना पिछले चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी, मैंने आपको पहले ही बताया था, वापस रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो, कि भाई इन जो सामान इस साल बिक गया वो तो रॉ मटेरियल था, वो तो गया, पर जो सामान नहीं बिका नेशनल इनकम की काउंटिंग में उसको भी काउंट करा जाता है। ठीक है, तो सेल्स जो सामान बिक गया और जो नहीं बिका। तो अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्टली नहीं मिलता है तो आप सेल्स लीजिए और चेंज इन स्टॉक लीजिए। ठीक है साहब, अगर सेल्स भी नहीं मिली तो क्या करना है सर, तो दूसरे तरीके से निकाल लो, प्राइस ढूंढो। सेल्स कैसे निकालते हैं भाई, ये पेन 10 रुपए का, 8 पेन मैंने बेचे, कितने रुपए होगा, 80 रुपए। कैसे निकाला, प्राइस इंटू क्वांटिटी कर लो, इससे आपको क्या मिल जाएगा, सेल्स मिल जाएगा, बाकी चेंज इन स्टॉक जोड़ दो। ठीक है, तो अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है तो इन दो को जोड़, इसको इससे निकाल लो, ये नहीं मिल रहा है तो इसको ढूंढ के निकाल लो, ये भी नहीं मिल रहा है तो एक दूसरी चीज ढूंढ के निकालना, ये मिलेगा आपको डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, ये बन जाएगी सेल। देखिए सेल का मतलब क्या होता है, जो सामान बेचा, बेचा कहीं भी बेच सकते हो आप, भारत में बेचो, अमेरिका में बेचो, कहीं भी बेच सकता हूं मैं तो अगर क्वेश्चन में आपको गलती से ये कुछ नहीं मिल रहा है, डोमेस्टिक सेल दिख गई, तो ये बताती है भारत के अंदर कितना बेचा। ठीक है भाई, वो लिखो, बाकी भारत के बाहर जो बेचा उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। ये दोनों को ढूंढो और इसमें चेंज इन स्टॉक जोड़ दो, आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्टली है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो ये वाला लगाना, ये भी नहीं है तो ये वाला लगाना, ये भी नहीं है तो ये वाला, तीन चार तरीके अपन ने बता दी। तो जो तरीका आपको क्वेश्चन में मिल जाए उस तरीके को लगाओ और आंसर पुट ऑन करो। अगर आप चाहते हो कि एक वीडियो इसके बाद अपन ऐसी डालें जिसके अंदर तीनों मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व कराएं, तो मुझे कमेंट में लिख देना कि सर इसकी अगली वीडियो क्वेश्चन सॉल्विंग करा देना। ठीक है जी। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है साहब, रॉ मटेरियल जो अपन ने खरीदा, तो रॉ मटेरियल तो डायरेक्टली गिवन ही होता है जनरली क्वेश्चन में, पर अगर मान लो किस्मत अपनी फूटी नहीं मिला तो कोई बात नहीं, दूसरे तरीका ढूंढ लेंगे, दूसरे तरीके से इंटरमीडिएट कंजम्पशन बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, ये नहीं गिवन होगा तो आपको ये गिवन होगा, डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इंपोर्ट। अब देखो रॉ मटेरियल अपन कहीं से भी खरीद सकते हैं, तो अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखा है तो हम मानेंगे भैया रॉ मटेरियल है, कहीं का भी हो, भारत का हो, जापान का हो, चाइना का हो, कहीं का भी हमने तो खरीद लिया था। अगर ये नहीं गिवन है क्वेश्चन में और ढूंढते ढूंढते तुम्हें डोमेस्टिक कंजम्पशन मिल गया, तो इसका मतलब क्या है भाई, भारत के अंदर से कितना रॉ मटेरियल मंगाया, तो बाहर से भी तो मंगा सकते भैया, तो वो भी अपन ने इसके अंदर जोड़ दिया। समझ गए, छापो इसको, बड़ा आसान था ये तो, है ना। तो वैल्यू एडेड क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इनकेस हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं मिलेगा तो इन तीनों में से कुछ ना कुछ मिल जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं मिलेगा तो ये मिल जाएगा। समझ गए, क्लियर हो गया। लॉजिक अपना वही है कि भैया एक सामान था जो मैंने 8 में खरीदा, 10 में बेचा, तो 2 रुपए मेरे क्या हो गए, वैल्यू एडेड हो गए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत जरूरी बात है सर, ये तो अपन समझ गए भाई, आप तो दुकानदार हो, आपके जैसे और दुकानदार भी हो, होलसेलर भी तो मैन्युफैक्चरर से खरीदा होगा, मतलब ऐसा तो नहीं है, ये तो चेन बन गई ना पूरी की पूरी, समझिए। जैसे चेन कैसी बनेगी भाई, एक तो होगा मैन्युफैक्चरर, एक होगा होलसेलर, या होलसेलर से पहले मान लेते हैं, हाँ चलो होलसेलर लेते हैं, ज्यादा क्यों कॉम्प्लिकेट कर। ठीक है, एक होगा तुम्हारा रिटेलर जो तुम हो, और एक मान लेते हैं कस्टमर जो कष्ट से मर रहा है। भाई मान लेते हैं इसको सामान 2 रुपए में पड़ा, इसने होलसेलर को बेचा 5 रुपए में, होलसेलर ने मुझे बेचा 8 रुपए में, और मैंने कस्टमर को बेचा 10 रुपए में। सिंपल है, इसको 2 में पड़ा, तो होलसेलर के लिए 3 रुपए का वैल्यू एडेड हुआ, नहीं होलसेलर क्या, मैन्युफैक्चरर के लिए 3 रुपए का वैल्यू एडेड हुआ।
होलसेलर ने भी 3 रुपए की कमाई करी, मैंने भी 2 रुपए की कमाई करी, और भाई एक सामान है वो तो 2 रुपए में बना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं हर लेवल पे अलग अलग वैल्यू एडेड होता है? भाई अभी अपन ने जो एक का समझा कि भाई मेरे लिए तो 2 रुपए था, होलसेलर के लिए भी तो था, मैन्युफैक्चरर के लिए भी था। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा मिल जाए, वैसे मिलेगा नहीं पर मिल जाए कि भैया देखो भाई फर्म ए है, उसने वैल्यू ऑफ आउटपुट करा 10 रुपए में बेचा, जबकि उसने खरीदा था भाई साहब ने इंटरमीडिएट कंजम्पशन करा था उसने 8 रुपए का। फर्म बी है, उसने बेचा था 12 रुपए में, उसने खरीदा था 4 रुपए में। ऐसा 2-3 फर्म अपने को मिल जाए तो कोई बात नहीं भाई, सबका अपना अपना है। भाई मैं मान लो फर्म में मेरा 2 रुपए है, किसी और का 8 रुपए है, तो सबका अपना अपना वैल्यू एडिड होगा। तो क्योंकि हम पूरे भारत की नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो हर एक व्यक्ति का वैल्यू एडिड आपको निकालना पड़ेगा जो क्वेश्चन में गिवन है। एक का है तो एक का निकालो, 4 का है तो 4 का निकालो। जब हम इन सारे वैल्यू एडिड को जोड़ देंगे, जब हम इन सारे वैल्यू एडिड को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा, जब सारे वैल्यू एडिड को जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान है। देखिए अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन सर फर्म ए फर्म टू, कोई बात नहीं सर, वैल्यू एडेड वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कितने में बेचा कितने में खरीदा, खत्म। कितना आया? मान लो 10 में बेचा है, 8 में खरीदा था, 2 रुपए वैल्यू एडेड आया। अब क्योंकि क्वेश्चन हमें नहीं बोल रहा है कि भैया 2 फर्म है, 4 फर्म है, 10 फर्म है, 100 फर्म है, अपन छोटा क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो भाई ये जो है इसी को बोलेंगे हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस डायरेक्टली। पर अगर फर्म बोल ले 2 लोग थे तो भैया पहले आदमी के 2 रुपए, दूसरे आदमी के मान लेते 6 रुपए, तो दोनों जोड़ के कितने हो गए? 8 रुपए हो गए। ये होगा ग्रॉस वैल्यू। सिंपल है, ठीक है। देखिए तो अपन आते हैं वापिस अपने टॉपिक। तो वैल्यू एडेड सारी फर्म का मिलाएंगे तो उसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, और आसान भाषा में बोलेंगे इसको जीडीपी एमपी। यही होता है जीडीपी एमपी। क्या होता है जीडीपी एमपी? बिल्कुल यही होता है, ठीक है जी। तो बड़ा आसान हो गया, जीडीपी एमपी निकल गया। अब जीडीपी एमपी से नेशनल इनकम तक पहुंचने का रास्ता क्या है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, अपन पहले पढ़ चुके हैं। नेशनल इनकम होता है बेटा एनएनपीएफसी, ये होता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैसे होती है सर ये नेशनल इनकम? यही क्यों होती है? देखिए इनकम हमेशा नेट होती है और कॉस्ट पे होती है, कोई सी भी हो, नेशनल हो, डोमेस्टिक हो, कोई और हो, हमेशा नेट होगी और कॉस्ट पे होगी। तो क्योंकि हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं तो ये होगी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर आपको डोमेस्टिक इनकम पता करनी है तो देखो ये तो फिक्स होता है, डोमेस्टिक पता करनी है तो एनडीपी, इसको डोमेस्टिक, ठीक है। तो एक बार देखें कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है पहले मेथड के थ्रू। तो व्हाट आर दी स्टेप्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम इफ यू आर सिटिंग एट 0? तो सबसे पहला स्टेप होता है आपका कि भैया एक काम कीजिए, आप वैल्यू एडेड निकालिए। वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये निकाल। आपके पास वैल्यू एडेड आ गया, एक फर्म है तो एक का, 4 फर्म है तो 4 का, ठीक है। यहां को सारे वैल्यू एडेड को जोड़ा तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बोलेंगे या फिर जीडीपी एमपी बोलेंगे, इसी को बोलते हैं जीडीपी एमपी। अब जीडीपी एमपी से नेशनल इनकम तक का रास्ता तो बहुत आसान है, अपन पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, आपको पहले से पता होना चाहिए। ये नहीं है तो आई बटन में वीडियो लगा दूंगा, उसमें देख लेना, ठीक है। कैसे निकालेंगे सर? बहुत आसान है जीडीपी एमपी से नेशनल इनकम तक पहुंचना। कैसे पहुंचे? ये रहा रास्ता। कैसे? एक बार देखिए, आपको अगर जीडीपी एमपी पता है और आपको निकालना है क्या? एनएनपीएफसी, तो ग्रॉस से यहां पहुंचना है। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस एनएफआईए कर देंगे, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस एनआईटी कर दिया जाएगा। ये देखिए ये आगे 3 स्टेप, कितने आसान 3 स्टेप थे। पहला मेथड नेशनल इनकम का समाप्त हो जाता है। इफ यू वांट अ क्वेश्चन कमेंट डाउन कि सर इसके क्वेश्चन करेंगे, तो फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन भी कर लेंगे, कोई डरने की बात नहीं। देखो आपकी 12वीं की इकोनॉमिक्स सिर्फ हुआ है, सिर्फ डर है, अपन इस डर को ना चुटकियों में यूं मसल डालेंगे क्योंकि अपने को आता है मसलना।
ठीक है, हमने जो हेल्प बुक बनाई है ना, उस हेल्प बुक का मेन पर्पस ये है कि उस डर को खत्म करना। लोग इतनी मोटी मोटी पुस्तकों से पढ़ते हैं, मैंने कहा इतने में करवाऊंगा। और पिछले 8 साल से 100/100 इकोनॉमिक्स में, पिछले 1 साल से बिजनेस में 100/100, और अगर आप ये वीडियो अपलोड होने के 1 महीने के अंदर देख रहे हैं तो इस साल इकोनॉमिक्स में भी, अकाउंटेंसी में भी 100 में से 100 लगवाएंगे। उन हेल्प बुक की ताकत ही है। ठीक है, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो पहला मेथड समझ गए। अब देखो, जब भी हम कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ चीजें होती हैं जिनको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर आप चूल्हे पे काम कर रहे हो, गैस पे काम कर रहे हो, तो भैया थोड़ा गैस से बच के रहना, लाइटर से थोड़ा दूर रहना, कढ़ाई थोड़ी गर्म होगी तो उससे हटके रहना, ऐसे कुछ प्रिकॉशंस मिलते हैं हमको। उसी प्रकार से जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं थ्रू वैल्यू एडेड मेथड, तो हमें कुछ प्रिकॉशंस मिलते हैं। कौन कौन से हैं प्रिकॉशंस? देखिए, टोटल 4-5 प्रिकॉशंस है, कई सारे और भी हो सकते हैं, पर हम बेसिक प्रिकॉशन पकड़ेंगे। सबसे पहली चीज, पहला प्रिकॉशन होता है कि इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करना। अभी पिछली बार जब बोर्ड एग्जाम हुआ था 2 प्रिकॉशन पूछे गए थे, 3 नंबर का क्वेश्चन आया, तो इसलिए प्रिकॉशंस को ध्यान से रखिएगा। सबसे पहला, इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी काउंट नहीं होते हैं। अपन ने पहले भी पढ़ा है कि नेशनल इनकम सिर्फ फाइनल गुड्स के बारे में ही बात करती है, इसलिए हम कॉस्ट को हटा देते हैं, है ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो इंटरमीडिएट कॉस्ट को हटा देते हैं हम, इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो भी काउंट नहीं होते हैं। सेकेंड चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि भैया अगर कोई सेकेंड हैंड सामान बेचा गया है तो उसको काउंट नहीं करना। मतलब नेशनल इनकम कैसे काउंट करोगे भाई? मैंने तेरे को बेचा, तूने यूज करा और फिर वापस किसी और को बेचा, तू सेलर नहीं है, तू कस्टमर है। मैंने किताब ली, किताब लेने के बाद यूज करी, 1 साल, दूसरे साल किसी और को बेच दी, तो वो मेरी भारतीय आय में काउंट नहीं होगी, क्योंकि जब पहली बार बिकी थी तब वो काउंट हो चुकी है। पर हाँ सर, ये तो एक गड़बड़ निकल गई, क्योंकि शेयर तो ऐसे ही होते हैं, तूने बेचा मैंने खरीदा, तूने बेचा मैंने खरीदा, मैंने खरीदा तूने बेचा, ऐसा ही होता है। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर कोई कमीशन या ब्रोकरेज दी गई है तो वो जरूर काउंट करनी। सेकेंड हैंड गुड्स काउंट नहीं होते, पर उस पर दिए जाने वाला कमीशन या ब्रोकरेज काउंट किया जाता है। तीसरी चीज, अगर आप डोमेस्टिक सर्विस कर रहे हो, जैसे आपकी माताजी जो हैं वो घर पे बैठ के काम कर रही हैं, ठीक है, आपके लिए खाना बना रही हैं, ठीक है, आपके क्या कहते हैं दादाजी की सेवा कर रही हैं, दादी की सेवा कर रही है, आपके पिताजी हैं वो ये सारे काम कर रहे हैं, तो वो जो घर पे कर रहे हैं, डोमेस्टिक सर्विस जो कर रहे हैं, वो नेशनल इनकम में कभी भी काउंट नहीं होता है, क्योंकि उससे कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी जनरेट नहीं होती है। नेक्स्ट, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी कि मेरी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में मैं सामान बनाता हूं, मान लें कि मैगी बनाता हूं मैं, ठीक है, तो 1 पैकेट मैगी का उसमें से मैंने ले लिया, तो वो भी काउंट होगा नेशनल इनकम में, क्योंकि प्रोडक्शन तो उसका हुआ है। तो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज ऑल्सो काउंटेड इन नेशनल इनकम। और अगला, इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस आर इंक्लूडेड। देखो भाई, भारत में तो इसका एक एस्टिमेट लगाते हैं, पर बेसिकली क्या है, जिस जगह पे आप रह रहे हो तो उसकी एक रेंटल वैल्यू होती है, तो वो नेशनल इनकम में काउंट होती है, जिसको अपन हाउस टैक्स भी कह सकते हैं एक तरीके से। समझ में आ गया? इवन इट विल नॉट रेंटेड, नेशनल इनकम वैल्यू इज कंसिडरेशन इन नेशनल इनकम। ठीक है जी, तो ये सारे 4-5 है, आपको 5-6 सारे के सारे याद नहीं रखने हैं, कोई भी स्पेसिफिक नहीं पूछेंगे, कोई 2 याद रख लो, ठीक है, 2 या 3 याद रख लो, जैसे ये आसान है, ये आसान है, ये आसान है, ये 3 आसान है तो आप 3 को याद रख लो, कोई 1-2 आपके आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आते, कभी भी 5-6 नहीं पूछे जाएंगे। समझ में आ गया? तो ये पहला मेथड समाप्त होता है। अब बात करते हैं दूसरा मेथड, और सबसे आसान मेथड, इनकम मेथड, यानी कि ऐसा मेथड जिसके थ्रू हम लोगों की कमाई को काउंट करते हैं। हाउ डू पीपल अर्न? अब देखो, एक तो अपन ने निकाल लिया भाई बिचौलिया, जो बीच का 8 रुपए में और 10 रुपए के बीच के 2 रुपए आपकी वैल्यू एड हो गई, एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरे तरीके से जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो लोगों की कमाई से निकालेंगे। भाई वो तो उनकी 2 रुपए कमाई हो गई, ठीक है, पर बाकी लोग भी तो हैं, ठीक है, तो यहां पर जो हम नेशनल इनकम काउंट कर रहे हैं वो लोगों की कमाई के थ्रू काउंट करेंगे। इसलिए मैंने बोला कि प्रॉफिट नहीं बोलते उसको, वैल्यू एडेड बोलते हैं, क्योंकि प्रॉफिट यहां पर काउंट होगा। तो देखिए, अब अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय ऑल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री फॉर देयर प्रोडक्टिव सर्विस, जो भी प्रोडक्टिव सर्विस की है उसके बदले में जो पैसा आपको मिला है उन सबको जोड़ के हम नेशनल इनकम निकाल लेते हैं। ठीक है जी, अब एक बात को ध्यान से समझना, इस मेथड के भी 2 नाम है, जैसे उसके बहुत सारे थे ना, इसके 2 ही हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड, डिस्ट्रीब्यूट बंटने वाला, और फैक्टर पेमेंट मेथड। अगेन, नाम आपको याद नहीं करने हैं, पर अगर कहीं देख लो तो समझ जाना कि ये इनकम मेथड है।
बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं कि लोग पैसा कैसे कमाते हैं। तो अगर हम इस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चाहिए। हम बात कर रहे हैं लोगों की कमाई की, तो भैया हाउ डू पीपल अर्न। कोई आपसे पूछ ले भैया लोग पैसे कैसे कमाते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। बाजार में जाइए पैसा कमाने, बताओ मुझे पैसा कैसे कमा पाओगे, तो टोटल 4-5 तरीके हैं जिसके थ्रू हम पैसा बना सकते हैं। पता है कौन कौन से? चलो देखते हैं। देखिए पहले तरीके की बात करते हैं, तो अगर मैं सबसे आसान तरीका बोलूं पैसा कमाने का या सबसे कॉमन तरीका बोलूं तो वो है कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। यानी कि सिंपल भाषा में कहीं जाइए और किसी की यहां नौकरी कर लीजिए, वो आपको वेजेस दे देगा, दिहाड़ी दे देगा। अगर आप डेली वेजेस में काम कर रहे हो या पूरा फुल टाइम वर्कर काम कर रहे हो तो आपको सैलरी दे देगा। तो सबसे आसान तरीका बाजार में जाके काम करना है कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। ये सबसे कॉमन तरीका है जहां पर आप जाके किसी और के लिए काम कर रहे हैं। देखिए हम जैसे जैसे एक डेवलपिंग इकोनॉमी में बढ़ रहे हैं, आगे तरफ जा रहे हैं उसके, तो कमाई जो है वो सैलरी जो आपको हाथ में मिलती है वो आपकी सैलरी नहीं होती। आपने सुना होगा भाई सीटीसी किसी का 10 लाख है और सैलरी मिली 30,000। पूरे साल का 10 लाख यानी कि एवरेज काटे तो 40 मिलनी चाहिए, 40-45 मिलनी चाहिए, और मिल कितनी रही भैया? मिल रही 30,000। ये 10-15,000 कहां गए? तो नेशनल इनकम बोलता भैया मैं तो पूरे 45 काटूंगा, तुझे मिल रही 30, मुझे उससे मतलब नहीं। यानी कि जो आपकी सैलरी है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं ध्यान से समझिए। देखो आपको जो सैलरी मिली उसको बोलते हैं वेजेस एंड सैलरी इन कैश। मान लेते हैं आपको मिला 30,000 रुपए, ये तो वो पैसा है जो आपको रोकड़े में मिला। अब क्या होता है, कंपनी कभी कभी आपको बोलती है भाई दिन का खाना ऑफिस में खा लेना, ठीक है, कॉफी ऑफी पीनी है तो ऑफिस में पी लेना। आपको क्या लगता है कंपनी आपको फ्री में दे रही है? हाँ आपके लिए वो फ्री है, पर कंपनी लिखती है कि भैया इस व्यक्ति को 30,000 रुपए कैश दिए गए हैं, बाकी हम मानते हैं कि रोज के 100 रुपए का खाना कॉफी चाय ये पी लेता है, तो 3,000 रुपए महीने का इसका अलग खर्चा है। वो कंपनी अपनी किताबों में लिखेगी, आपको कभी नहीं दिखाई। उसको बोलते हैं वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। क्या बोलते हैं? इन काइंड, मतलब इधर उधर का। जैसे बोलते हैं ना कंपनी भैया ठीक है मेरी तरफ से क्या कहते हैं ये फ्लैट में तू रह ले, तो कंपनी लिखती है भाई इस फ्लैट का महीने में रेंट आना चाहिए 15,000, तो इस व्यक्ति को 30,000 तो कैश दे रहे हैं, 15,000 फ्लैट के हिसाब के दे रहे हैं। कंपनी लिखती है, वो अपने को नहीं पता होता तो लिखती है। इसके साथ साथ क्या होता है, जब आपको सैलरी मिलती है ना तो सैलरी में से एक छोटा सा पोर्शन कटता है, वो कटता है पीएफ के लिए, प्रोविडेंट फंड के लिए। उसको बोला जाता है एम्प्लॉयर। वर्ड याद रखना, एम्प्लॉयर मतलब आपका जो मालिक है वो। कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, यानी कि आपके जो एम्प्लॉयर है उसने ही आपका पैसा काटा है और काट के कहीं लगा दिया है। सर मेरा पैसा क्यों काटेगा वो? अरे कुछ नहीं है, ये ऐसा समझो कि आपकी सैलरी में से 2-5%, 10% जो है वो कट के आपको मिलता है, जो आपके बिहाफ पे कहीं इन्वेस्ट हो चुका है। जब आप कंपनी छोड़ोगे तो वो इन्वेस्ट की जो उस समय की करंट वैल्यू होगी वो पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, कि आपके बेसिस पे कंपनी ने ये काम कर दिया है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपके बेसिस पे कंपनी ने कितने 3,000 रुपए हर महीने कंपनी आपके नाम पे जमा करा रही है, आपको पता होता है कितना आपका पीएफ कटा है। ठीक है जी, तो सबसे पहला तरीका कमाने का है सैलरी करना, कहीं आके काम करना, और कहीं जाके जब आप काम करते हो तो 3 तरीके से आपको पैसा मिलता है। पहला इन कैश, इन काइंड, और तीसरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो बेसिकली कंपनी आपकी तनख्वाह 36,000 रुपए दिखा रही है, आपको 30 मिल रहे, 36 दिखा रही है। 3,000 रुपए आपके खाने पीने के जोड़ दिए कंपनी ने, और 3,000 रुपए जो है वो आपके बिहाफ पे पीएफ है। तो पीएफ का भी आपको जनरली पता रहता है कि हाँ यार 3,000 का पीएफ मेरा कटा है। समझ गए? तो पहला तरीका, आप कहीं भी काम कर रहे हो, कहीं भी वेजेस के बिल ले रहे हो या सैलरी ले रहे हो, वो इसी में काउंट किया जाता है। ठीक है साहब, पहला तरीका कमाने का हो गया। और बताओ कैसे हम कमा सकते हैं? तो दूसरे तरीके की अगर बात करें तो वो होता है रेंट। बेसिकली ये फोटो बिल्कुल गलत लगाई हुई है, यहां पर फैक्ट्री लगाई है। क्या लगाई है? यहां पर लिखिए कि साहब ये क्या है, ये फैक्ट्री है। तो रेंट का मतलब क्या है आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। तो अगर आपकी कोई मान लो जमीन है जिसको आप फैक्ट्री में दे रहे हो, तो ठीक है मैं प्लॉट पड़ा हुआ भैया उस पर तू फैक्ट्री लगा ले, मेरे को रेंट दे दियो, तो वो भी एक कमाने का तरीका है। इसके अलावा दूसरा जो कमाने का तरीका है वो है रॉयल्टी। एक तो रेंट हो गया, एक होता है रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, इसको ऐसे समझिए कि कोई एक एसेट है जो मैंने बनाया है, जो एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में पर मैंने बनाया है, और भाई आप उसको बेच लो, बेचने से आपको पैसा मिल जाएगा। आप उसको बनाओ, छापो, बेचो।
पर क्योंकि मैंने बनाया, मेरे दिमाग की उपज है, थोड़ा सा कमीशन इधर आन देना। जैसे अपनी हेल्प बुक जो है, ठीक है, ये मैंने बनाई है भाई, अभी तो सारा काम मैं ही करता हूँ, ठीक है, हम लोग ही पैकिंग वगैरह सब करते हैं, ठीक है। ये माइंड मैप है, ये गेम चेंजिंग माइंड मैप, दिखाऊं आपको माइंड मैप, मैक्रो का दिखाऊं, ये देखो, ये मैक्रो का माइंड मैप है, ठीक है, द गेम चेंजिंग माइंड मैप ऑफ मैक्रो। तो मैक्रो की बुक के साथ ये मिलता है। तो अभी तो इसका रिस्पॉन्स बढ़िया है, ये सारे फॉर्मूले हैं और ये बाकी सारी चीजें आपकी हैं इसमें, ठीक है, पूरा माइंड मैप हम बुक के साथ देते हैं। तो अभी तो क्या है, हम लोग बेचने तो कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे लगा मान लो 2 साल में कि यार अब बस, अब ये पैकिंग का, अमेजोन ऑर्डर का, शिपमेंट का, ये सारे काम मुझे नहीं करने हैं, आई एम डन विथ इट। अब मैं मेरी मेहनत का पैसा लेके घर जाना चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ, और बस हो गया। मैं टीचिंग पे फोकस करूंगा, सेल्स पे फोकस नहीं करूंगा, बुक्स वगैरह का स्टॉक मैं नहीं देखूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि एक पब्लिशर को ढूंढूंगा, भाई कौन है, ये फलाना पब्लिकेशन है, ये फलाना पब्लिकेशन है, XYZ 50 है बाजार में, तो मैं उनके पास गया, देखिए मेरी बुक है, ठीक है। और तो वही आ जाते हैं, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से वही आ जाते हैं कि सर यार आप हमको बेच दो ना राइट्स। मैंने कहा नहीं भाई अभी नहीं बेचना, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, वो हमारे पास आएंगे, हम उनके पास जाएंगे, भैया देखो यार ये बुक है, ये कंटेंट है, ये मैंने इसका कॉपीराइट करा रखा है, मतलब मैंने इसको ठप्पा लगवा रखा है कि ये मैंने लिखा है। तो कोई और ऐसा ही नहीं कि उठा के कॉपी पेस्ट करके बेच देगा, तो मैं तो चारों बेच में केस कर डालूंगा वाले लाओ 2 करोड़ रुपए लाओ, आपने मेरी चीज का गलत इस्तेमाल करा। तो बेसिकली क्या होगा कि मैं उसको एक अधिकार दूंगा कि ठीक है आप इसको छाप लो, मेरा ये अधिकार है, मेरे साइन होंगे उस पर, और वो व्यक्ति फिर उसको बेचेगा। छापने का कॉस्ट से लेकर बेचने तक का सारा काम वही करेगा। मान लेते कि एक पुस्तक की कीमत है 350, 349 है, 350 रुपए पकड़ के चलते हैं, तो मुझे उसका वो 10% देगा कि भैया सर 10% आपका, आपकी मेहनत का, बाकी 90% में हम लोग बनाने का खर्चा, बेचने का खर्चा, मार्केटिंग का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब हम देख लेंगे, वो 90% हमारा है। अब आपको कोई लेना देना नहीं है कि उस 90% में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप तो 10% लीजिए, बेचने की हेडेक छोड़ दीजिए, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। क्योंकि कोई एक चीज जो मैंने बनाई है मेरे दिमाग से, उसको बेचने का अधिकार मैं किसी और को दे रहा हूं, और बदले में मुझे छोटा सा फी कमीशन मिल रहा है। जैसे आप स्पॉटिफाई देखते हैं, उसमें म्यूजिक चलता है किसी भी आर्टिस्ट का, तो म्यूजिक आर्टिस्ट ने बनाया है। शॉपिफाई क्या है भाई, शॉपिफाई क्या, सॉरी स्पॉटिफाई स्पॉटिफाई। तो यहाँ पे स्पॉटिफाई क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। तो भाई मैंने एक म्यूजिक बनाया, मैं स्पॉटिफाई वाला क्यों चलाएगा उसको, वो क्यों पैसे कमाएगा। तो मैं बोलता हूँ ठीक है भाई मेरा म्यूजिक है, तू मेरा म्यूजिक तेरे प्लेटफॉर्म पे डाल दे, जितनी बार भी चलेगा, हर बार चलने का 1 पैसा, 2 पैसा, 10 पैसा मैं ले लूंगा। हाँ ये बहुत बड़ा अमाउंट है, 10 पैसा तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया बेटा। आप जिम में जाइए, भारत में कोई गाना है 100 करोड़ बार चल गया, 10 पैसे होगा, 10 करोड़ रुपए हो गए, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है जहां से हम रॉयल्टी कमाते हैं। रॉयल्टी सबसे आसान तरीका है, मतलब सबसे बढ़िया तरीका मैं मानता हूं कि आपने बस दिमाग लगाया और उसके बाद जो है पैसा आता रहेगा, ठीक है। तो ये भी कमाने का एक तरीका है। दूसरा कमाने का क्या तरीका है कि सर जी मेरे पास पैसा पड़ा था, मैंने उसको लोन पे दे दिया किसी को, तो उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, ये भी पैसा कमाने का तरीका है। एक पैसा कमाने का तरीका वो तो हम सब जानते हैं, प्रॉफिट। क्या है, प्रॉफिट है। अब देखिए इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, हमने यहां पर प्रॉफिट की बात करी क्योंकि ये बेसिकली हम बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, वो लोग जो बिजनेस चलाते हैं उनके द्वारा कमाया हुआ पैसा। अब वो भी बड़े समझदार होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि यार साहब मेरा प्रॉफिट इतना है, वो प्रॉफिट को घुमाते हैं। बेसिकली दिखाने का प्रॉफिट कुछ और होता है, एक्चुअल का प्रॉफिट कुछ और होता है। तो नेशनल इनकम में उनका एक्चुअल प्रॉफिट काउंट करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए एक प्रॉफिट का एलिमेंट तो ये है जो दिखता है, डिविडेंड, यानी कि जो मिला। मान लो 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है ना, तो 100 करोड़ में से पहले तो 20-30 करोड़ जो है वो टैक्स में चले जाएंगे, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। बचे 70 करोड़, उस 70 करोड़ में से मान लेते हैं 40 करोड़ रुपए जो है वो सबके बीच में बट गए डिविडेंड के फॉर्मेट में, ठीक है। अब डिविडेंड की बात हुई है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कंपनी होगी, तो हम प्रॉफिट कंपनी के को ही बोलते हैं। डिविडेंड मतलब जो कंपनी के मालिकों को प्रॉफिट मिल रहा होता है, ठीक है। तो 100 करोड़ था, 30 चला गया मान लेते टैक्स में, 40 चला गया इधर, बचा जो 30 करोड़ है वो कंपनी खुद ही रख लेती है, जिसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग, यानी वापस टेन रखा, रिटेन्ड यानी कि हमने वापस रख ली। क्या रख ली, हमारी कमाई जो हमने कमाया वो हमने खुद ही रख लिया, किसी को दिया नहीं, ठीक है। एक तरीके से सेविंग हो गई प्राइवेट सेक्टर की, जिसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं, भाई नहीं बांटने वाला प्रॉफिट, ठीक है। तो ये मान लेते 30 करोड़, तो कंपनी क्या दिखाएगी, भाई साहब हमने तो 40 करोड़ रुपए बेचा है,
पर नेशनल इनकम काउंट करने में हम कितना काउंट करेंगे, हम पूरा 100 काउंट करते हैं। सो इनकेस अगर आपको प्रॉफिट नहीं गिवन हो तो आपको क्या देखना है, आपको कॉर्पोरेट टैक्स देखना है, डिविडेंड देखना है और रिटेन अर्निंग। इन तीनों को जोड़ना है, जो आया 100 मान लेते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। तो ये एक और तरीका है पैसा बनाने का। हमने सबकी तो बात कर ली, एक प्रकार के लोग रह गए, कौन है सर? अरे वो व्यक्ति जो ठेला लगा के बैठा है, वो व्यक्ति जो बाल काट रहा है, वो व्यक्ति जो किसी के जूते पॉलिश कर रहा है, इन लोगों की तो कमाई रह गई। तो उस कमाई को हम काउंट करते हैं अपने पांचवें एलिमेंट में, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, ऐसे लोग जो खुद काम कर रहे हैं, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, मतलब कोई कंपनी नहीं बनाई है, खुद ही जो है छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। इस मेथड के थ्रू जब भी हमें नेशनल इनकम काउंट करनी होती है तो हम कैसे करते हैं? हम कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, इसके 3 एलिमेंट हैं, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। याद रखिए क्वेश्चन में कभी कभी एम्प्लॉय भी आ जाता है, तो एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर, भाई मेरे कंपनी के जो मुझे तनख्वाह दे रहा है उस व्यक्ति ने कितना पैसा काटा है। अगर आपने खुद की LIC कराई है तो वो नहीं काउंट होगा, क्योंकि वो तो आपको जो कैश मिला है उसी में से कराओगे। ठीक है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम, ये 5-6 चीजों को जोड़ने से हमारा नेशनल इनकम निकलता है। क्या निकलता है इन 5-6 चीजों को जोड़ने से? NDPFC। इन 5-6 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? NDPFC। जैसे उसमें GDP-MP आया था, इसमें क्या आता है? NDPFC। अरे ये तो डोमेस्टिक इनकम है ना, नेट भी है, कॉस्ट पे भी है, डी मतलब डोमेस्टिक। हाँ, डोमेस्टिक इनकम ही आती, क्योंकि आप वही तो कर रहे हो भारत के अंदर वाले लोगों को। इसमें आप NFI जोड़ दीजिए, आ गई आपकी नेशनल इनकम। आसान तरीका था ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 3 चीजें एज इट इज मिलेगी, ये एक चीज एज इट इज मिलेगी क्वेश्चन में, ये भी मिल जाती है, नहीं मिले तो इन कैश, इन काइंड और एम्प्लॉयर ढूंढ लो। ठीक है, और प्रॉफिट में अगर डायरेक्टली मिल जाता तो वेल एंड गुड है, नहीं मिलता तो क्या करना है? कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग या सेविंग या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इस तरीके की चीज मिलेगी। इन तीनों को जोड़ के प्रॉफिट बन जाएगा। एक और चीज, एक और छोटी सी चीज है भाई, वैसे तो इन 6 को जोड़ के बनाना पड़ता है, पहले अपन तरीका देख लेते। चलिए, क्या पहले प्रिकॉशन दिखाएंगे, वेज दिखाएंगे? तरीका देखें, स्टेप्स टू कैलकुलेट। ओके, ठीक है, तो एक बार वापस देख लेते हैं कि सर पहला तरीका होता है फैक्टर इनकम निकालिए, जितने भी लोगों की अपन ने बात करी इन सबके प्रॉफिट को अपन, मतलब इन सबको अपन एड ऑन कर लेंगे। ठीक है जी, इसको एड ऑन कर लिया तो हमारे पास क्या आएगा? इसको एड ऑन करने से हमारे पास आता है NDPFC, COE प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। इन चारों को इकट्ठा करके बोला जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। सिंपल भाषा में बोले तो ऑपरेशन से आया हुआ पैसा। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाए, वैसे तो नहीं मिलेगा पर मिल जाए तो अगर मिल जाए तो वाह, COE लिखो, ये चारों का तो ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया, और मिक्स्ड इनकम लिखो, क्लियर साहब, हो गया नेशनल इनकम। 3 को जोड़ते नेशनल इनकम आ जाएगा। तो इनकेस अगर आपको मिल जाता तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो हमने क्या करा, इन सबको जोड़ा, NDPFC आ गया, और NDPFC से नेशनल इनकम निकालना कोई बड़ा खेल नहीं है सर, आपको बस NFI जोड़ना है, आपकी नेशनल इनकम आ गई। आसान तरीका था, है ना? 5-6 चीजों को जोड़ो, नेशनल इनकम आ गई, कुछ माइनस भी नहीं करना है इसको। अब जैसे अपन ने उसमें प्रिकॉशन देखे थे कि भैया गाजर का हलवा बनाते समय कढ़ाई पे हाथ ना लगाना, अब लोगों की कमाई काउंट करते समय छोटी मोटी गलती आपसे हो सकती है, तो कुछ प्रिकॉशंस की बात करते हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। टोटल 6 हैं, आपको कोई 2 या 3 याद रखने हैं। सबसे पहले प्रिकॉशन की बात करें जो आपको ध्यान रखना है कि भाई इनडायरेक्ट टैक्स को काउंट नहीं करना है। लोगों की कमाई में कभी कभी टैक्स भी काउंट हो जाता है, तो वो आपको हटा देना है, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा नेशनल इनकम NNPFC होता है, MP नहीं होता, और MP से FC के लिए हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना होता है। तो नेशनल इनकम में इनडायरेक्ट टैक्स कभी काउंट नहीं होता, वो माइनस हो जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, शेयर या बॉन्ड से आने वाला पैसा जो है
वो काउंट नहीं होता है, और अपन ने वो पढ़ा है ब्रोकरेज वगैरह तो उसमें काउंट हो जाएगी। ठीक है, ट्रांसफर इनकम कभी भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती है, सारी फैक्टर इनकम है, सिर्फ वही काउंट होगी। ठीक है, सेकेंड हैंड गुड्स नहीं होंगे, ये वही वाला जो अपन ने उसमें पिछले वाले में देखा था, सेम टू सेम है, तो प्रिकॉशन तो सेम होते हैं ना भाई, ये भी गर्म हो जाता है कभी कभी। ठीक है, अगला है विंडफॉल गेन कभी काउंट नहीं होते। अब सर ये विंडफॉल गेन क्या होते हैं? विंडफॉल गेन मतलब विंड मतलब हवा, फॉल मतलब गिरना, यानी ऐसी कमाई जो हवा की तरह एकदम से आके चली गई, जैसे सट्टे में पैसा जीतना, घोड़े की रेस में पैसा जीतना, लॉटरी में पैसा जीतना, ये भारत देश की कमाई में काउंट नहीं होगा, क्योंकि लॉटरी में बेसिकली आप प्रोडक्शन करके पैसा नहीं जीत रहे हो, घोड़े की रेस में प्रोडक्शन करके पैसा नहीं जीत रहे हो, ये तो 10 लोग हैं जिन्होंने अपना अपना पैसा लगाया, उनमें से किसी एक ने वो सारा पैसा ले लिया। तो बेसिकली ऐसे विंडफॉल गेन्स का कमाई कभी भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती है, क्योंकि यहां प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं इंक्लूडेड है। और अंतिम, पेमेंट मेड आउट ऑफ पास्ट सेविंग इज नॉट इंक्लूडेड। भाई पास्ट सेविंग से मेरे खाते में 1 लाख रुपए पड़े थे, उसमें से 10,000 रुपए खर्च कर दिए, वो काउंट नहीं होगा। अरे वो जब 1 लाख रुपए तुमने खाते में बनाए थे तब काउंट हो चुका है, 1 लाख रुपए कहीं से आए होंगे तब तेरी इनकम में काउंट हो गए। तो अब इसको खर्च कर रहा है तो ये बार बार थोड़ा ना काउंट हो गया, एक ही पैसा 2 बार काउंट नहीं करते, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। समझ गए? 2 मेथड क्लियर। चलिए तीसरे की बात करते हैं। तीसरा और अंतिम मेथड, हम कहें सबसे छोटा मेथड, ऐसा मेथड जो इतू सा है, इतू सा है। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड, यानी लोगों के द्वारा करा गया खर्चे से नेशनल इनकम निकालना। ठीक है, अब जो लोग खर्चा करेंगे उससे अपना जो आंसर आएगा वो होगा जीडीपी एमपी। वैल्यू एडेड मेथड में भी यही आया था, इनकम मेथड में एनडीपीएफसी आता है, और इस एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एमपी आता है। अब लोग खर्चा कैसे करेंगे, मैं आपको बोलूं साहब खर्चा कैसे होता है। तो भाई खर्चा होने का सबसे पहला प्रथम तरीका जो है वो होता है हमारा खर्चा, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए नाम से नहीं डरना, प्राइवेट मतलब हम, फाइनल मतलब फाइनल गुड्स पे जो कर रहे हैं भैया, हम तो फाइनली, हम कौन सा मशीनें लगा के बैठे। कंजम्पशन, कंज्यूम करने के लिए किया गया खर्चा, वो खर्चा जो हमने किया है कंज्यूम करने के लिए किसी सामान, कुछ भी हो सकता है भाई, तेल पानी कपड़े वपड़े सब, ये क्या है, ये हमारा कंज्यूम करने के लिए किया गया खर्चा है। अब देखिए शॉर्ट में मैं इसको लिख रहा हूं पीएफसीई, पीएफसीई। पर ऐसा आपको डरना नहीं है कि सर ये जो है ना इसमें कौन कौन से गुड्स आएंगे, मतलब चाय का खर्चा आएगा, पानी का खर्चा, नहीं, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इस मेथड को मैं सबसे छोटा मेथड इसलिए कहता हूं क्योंकि इसमें डायरेक्टली यही लिखा आएगा, ऐसा नहीं है कि इसके कुछ पार्ट है, डायरेक्टली ये लिखा आएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट जोड़ दो, कुछ नहीं है, अंदर का कोई मटेरियल ही नहीं है, सब ऊपरी लेयर पे गाजर का हलवा तैयार ही मिलेगा इसमें तुम्हें। तो पहला कंपोनेंट क्या है खर्चे का, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हमने जो फाइनल गुड पे खर्चा किया। अब हमारे अलावा सरकार भी तो है, वो भी तो खर्चा कर सकती है। जो दूसरे खर्चा है वो है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी सेम खर्चा जो सरकार करेगी, जैसे डिफेंस पे कोई खर्चा कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्चा कर दिया, एजुकेशन पे खर्चा कर दिया। देखिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, यानी कि एसेट नहीं बनाया, बिल्डिंग बिल्डिंग नहीं बनाई, ये वो खर्चा है जो सरकार ने किया है डिफेंस के ऊपर, ठीक है, अपने पढ़ाई के ऊपर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कोई बिल्डिंग नहीं है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बस पॉलिसी है जिसको बनाने में खर्चा होता है, ठीक है, लोगों की सैलरी वगैरह देनी है, छोटा मोटा खर्चा है भाई बनाने में, इंप्लीमेंटेशन का खर्चा। तो ये सारा खर्चा आता है गवर्नमेंट के फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। 2 प्रकार के खर्चे पड़े, हमारा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकार का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब भैया कंजम्पशन थोड़ा ना करेंगे, कुछ बनाएंगे भी तो सही। तो जो इसका तीसरा एलिमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस पूरे फॉर्मूले में अगर आपकी गलती कहीं होगी तो यहां होगी और कहीं नहीं होगी, वो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इस एक एक शब्द को बड़ा ध्यान से देखिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर क्वेश्चन में नेट मिल जाए तो पहले डेप्रिसिएशन ऐड करना, यानी क्वेश्चन में आपको मिल जाए नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन ऐड करो भैया नेट से ग्रॉस के लिए, पहले ग्रॉस बनाओ फिर सोचे। तो अगर आपको एक एक वर्ड ध्यान रखना है इसका, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस मतलब डेप्रिसिएशन अभी तक ऐड नहीं है और अब डेप्रिसिएशन हटा नहीं है, तो ये ग्रॉस ही मिलेगा आपको क्वेश्चन में, नेट मिलता है तो ऐड करना। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि एसेट बनाने पे किया हुआ खर्चा, बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, डैम बनाने।
अब एसेट भाई अकाउंट्स वालों को तो पता है कि एसेट दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं फिक्स्ड एसेट, एक होता है करंट एसेट। करंट एसेट जिनसे करंट लगे, तो करंट एसेट का मतलब वो एसेट जो 1 साल से कम में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे स्टॉक है, कोई सामान बेचने के लिए रखा, पेन की दुकान है मेरी, पेन रखे हुए, तो मेरे करंट एसेट है जो कि थोड़े समय में बिक जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर या तो आपको डायरेक्टली ये मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वेल एंड गुड है। नहीं मिलता है तो भाई दो प्रकार की चीजें मिलेंगी, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। पहला है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, यानी फिक्स एसेट्स पे किया हुआ खर्चा, वही चीज याद दिला रहा हूं, ये ग्रॉस है। अगर नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाए तो पहले तो डेप्रिसिएशन ऐड करना। हमेशा याद रखो, इस क्वेश्चन में या इस फॉर्मूले में बस यही गलती होती है कि क्वेश्चन में मिल जाता है इसकी जगह नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, बच्चे ऐड करते थे। नहीं, पहले इसको ग्रॉस बनाओ, यानी पहले इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कीजिए, इसको बनाइए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये क्या है, फिक्स एसेट्स पे किया हुआ खर्चा, और दूसरा करंट एसेट पे किया हुआ खर्चा, यानी कि वही चेंज इन स्टॉक। भाई एक तो फिक्स एसेट पे किया हुआ खर्चा, और जो चेंज इन स्टॉक है, यानी कि जो सामान हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक, जिनको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, मतलब वही है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। समझ गए। तीसरी चीज, पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं मिले तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक को जोड़ दीजिए। चौथा और अंतिम आता है, बड़ा आसान, नेट एक्सपोर्ट। मतलब बाहर भी खर्चा किया है तो बाहर भी तो भेजा होगा हमने, तो नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। चार चीजें हैं, खत्म फॉर्मूला। देखें कैसे निकालना है, तो बड़ा बड़ा आसान तरीका है भैया, दिखाओ जरा, दिखाओगे नहीं दिखाओगे, अब दिखाओ जरा। तो स्टेप्स टू कैलकुलेट एक एक करके करेंगे, बढ़िया हमने एनिमेशन लगाया, इसको देखिए मजा आएगा। तो पहला तरीका क्या है, तो भैया पहला तरीका क्या है, इन चार चीजों को जोड़िए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये नहीं मिलता तो फिक्स कैपिटल और चेंज इन स्टॉक, प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये चार चीजें हमने जोड़ी, हमें क्या मिला, ये चार चीजें हमें जोड़ के मिलेगा जीडीपी एमपी। ये चार चीजें जोड़ के हमें क्या मिलेगा, जीडीपी एमपी। याद रखिए, ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं ये मैंने लिखे, ऐसा नहीं है कि आपको पेपर में शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ठीक है, पूरा लिखेगा हुआ मिलेगा, पूरा पूरा आपको लिखना है। तो ये चार चीजें जोड़ी, जीडीपी एमपी मिल गया। अब जीडीपी एमपी से नेशनल इनकम यानी कि एनएनपीएफसी तक कैसे पहुंचते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी, तो एनडीपीएफसी तक कैसे पहुंचेंगे, फ्रॉम जीडीपी एमपी, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, और मार्केट प्राइस ऑफ फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। दैट्स ऑल। तीन चीजें करी, आपका उत्तर आ गया, बड़ा आसान, समझ में आ गया, क्लियर हो गया सबको, इजी है, आसान है, सिंपल है। सर तो बहुत ज्यादा आसान हो गया, नहीं हो गया। तो तीनों मेथड आपके नेशनल इनकम के यहां पर हो जाते हैं समाप्त। अपन इसके बाद फॉर्मूला करेंगे, पर चैप्टर थोड़ा खत्म हुआ है। इस चैप्टर में सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं, थोड़ी बहुत थ्योरी भी है जो 2-3 नंबर की पूछी जाती है। देखिए थ्योरी की बात करें तो थ्योरी वो है जो अपन ने पहले पढ़ी हुई है, पर उससे पहले प्रिकॉशन देखिए जरा, बाकी दोनों के करे इसके नहीं करेंगे तो कैसा रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो भाई लोगों ने जो खर्चा किया है उसके प्रिकॉशंस को जरा एक बार देख लेते हैं। तो लोगों का खर्चे के प्रिकॉशन, प्रिकॉशन नंबर 1, इंटरमीडिएट गुड्स काउंट नहीं होंगे, सेम वही वाला है भाई, उसमें खर्चे में तो इसमें भी खर्चा ही है, तो इंटरमीडिएट गुड्स काउंट नहीं करने हैं। दूसरी चीज, ट्रांसफर इनकम काउंट नहीं होगी, सेम सेम है क्या सर, हाँ सेम है, कुछ में तो सेम ही रहता है, 2-3 तो ठीक है। तीसरी चीज सर, सेकेंड हैंड गुड्स को काउंट नहीं करना, पर उससे रिलेटेड कमीशन वगैरह आती है तो उसको करना है, तीनों सेम थे, तीनों सेम ही थे। चौथा, कमीशन जो है इससे अगर आती है तो ये काउंट करना है, सॉरी चौथा नहीं, वो तीसरे का ही पार्ट है। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड काउंट नहीं होगा, मैं समझा देता हूं क्यों नहीं होगा। जनरली क्या होता है, हम शेयर कंपनी से नहीं खरीदते, एक आदमी ने दूसरे से खरीदा, दूसरे ने तीसरे से खरीदा, तो वो काउंट नहीं होगा, पर उससे जनरेटेड कोई पैसा होता है तो वो ब्रोकरेज वगैरह काउंट होगी। ओन अकाउंट प्रोडक्शन विल बी इंक्लूडेड, खुद के बनाने के लिए कोई सामान, मतलब खुद के खाने के लिए कोई सामान का प्रोडक्शन किया है तो वो काउंट होगा। तो आपने देखा एक्सपेंडिचर मेथड में जितने भी थे वो कहीं ना कहीं बाकी दोनों मेथड से मिलते जुलते थे, जी हाँ मिलते जुलते ही होंगे। तो आपको 2 से 3 याद रखने हैं, जो 2 से 3 कॉमन है ना वो लिख देना, सब में चल जाएंगे वो, यही आसान तरीका है। देखो मैं यहां पर है ना चीजों को मुश्किल करने नहीं, आसान करने आया,
तो 2-3 कॉमन है सब में, अभी अपन ने देखे, जैसे इंटरमीडिएट गुड्स होता है, ट्रांसफर इनकम होता है, ओन अकाउंट प्रोडक्शन होता है, ये सब में सेम है। तो आप इन्हीं को लिख देना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी थ्योरी की बात करते हैं। नेशनल इनकम में थोड़ी बहुत बेसिक थ्योरी है। देखिए, पहली थ्योरी है नेशनल इनकम एट करंट एंड कांस्टेंट प्राइस। देखिए, नेशनल इनकम दो प्रकार से निकाली जाती है, एक है करंट प्राइस के ऊपर, यानी आज के दामों के ऊपर, और एक होती है कांस्टेंट प्राइस, यानी कि पुराने दामों के ऊपर। जैसे मैंने बोला कि भैया इस साल मैंने 10 यूनिट का प्रोडक्शन करा। कितने का? 10 यूनिट का। बाजार में बिक रहा था 10 रुपए यूनिट, तो नेशनल इनकम कितनी हो गई? 100 रुपए। अगली साल मैंने करा 10 यूनिट का ही सेम प्रोडक्शन करा, पर बाजार में जो है दाम बढ़ के हो गए 20 रुपए, तो बाजार में मेरी नेशनल इनकम कितनी दिखाई जाएगी? 200। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है ना यार। मेरा प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, फिर भी मैं कह रहा हूं भाई यार नेशनल इनकम बढ़ गई, देश की दुगनी नेशनल इनकम हो गई यार, क्या बात है। बेवकूफ बनाने का आसान तरीका है। पर नेशनल इनकम एक्चुअल में प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है भाई। हमें मेडल थोड़ा ना लेना है कि हमारी इनकम बढ़ रही है, हमें एक्चुअल में इनकम बढ़ानी है, उसके लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए प्रोडक्शन बढ़ता है, वरना क्या है, एक एक चीज को 1-1 लाख रुपया कर दो, बोल दो भैया 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई अपनी, ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये चीज को गलत सिद्ध कर रहे हैं। इसको बोलते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, यानी आज के दामों पे हमारी नेशनल इनकम। अब आपको दिख रहा है कि भैया ये आज के दामों वाली नेशनल इनकम जो है, ये गलत पिक्चर दिखा रही है हमको, ये गलत पिक्चर दिखा रही है। मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइस, इसको नॉमिनल नेशनल इनकम बोलते हैं। ये सही पिक्चर नहीं दिखाती है, क्योंकि महंगाई जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा ही दिखा देगी। मान लो 30 रुपए का सामान हो गया, तो दिखा देगी भैया यार नेशनल इनकम हर साल देखो डबल हो रही है। अरे भाई प्रोडक्शन सेम है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक कॉन्सेप्ट निकाला गया, इसको बोलते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। कि भैया ये मान लो 2021 का प्रोडक्शन है, 2022 में भी 10 किया अपन ने, 2023 में भी 10 किया, ये 2000 ले लो, है ना। इसको ऐसे दिखा रहा हूं, ये है करंट ईयर का, करंट ईयर। तो यहां पर हमने देखा कि तीनों साल प्रोडक्शन सेम था, फिर भी हमारी नेशनल इनकम बढ़ गई, क्योंकि हम हर साल के प्राइसों को हिसाब से काउंट कर रहे हैं। भाई पिछले साल 10 रुपए था, काउंट कर ले, अब 20 हो गया, काउंट कर ले, अब 30 हो गया, काउंट कर ले। तो ये गलत पिक्चर दिखा रही है, क्योंकि एक्चुअल में प्रोडक्शन तो हमारा बढ़ा नहीं। तो इस पिक्चर को सुधारने के लिए नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस आया। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस कहता है कि हम एक बेस ईयर चुनेंगे, एक ऐसा साल चुन लेंगे कोई सा भी, ठीक है। जैसे हमने मान लो 2021 को एक बेस ईयर चुन लिया, बेस ईयर चुन लिया, ठीक है। अब हमने बोला हर साल की नेशनल इनकम को इस बेस ईयर के प्राइस पे ही निकालो, तब पता चलेगा। क्या बोला कि हर साल की नेशनल इनकम को इस बेस ईयर के प्राइस पे ही काउंट करो। तो बेस ईयर पे प्राइस कितना था? 10 रुपए। अब देखो 2022 में भी 10 रुपए पे काउंट करो, 100 ही आया। बता दी एक्चुअल पिक्चर की, भैया तू बेवकूफ बना रहा था, 10 रुपए के हिसाब से तो इतना ही आ रहा। 2023 में भी देख भाई इतना ही आ रहा है, तो तू महंगाई के चक्कर में नाच रहा था। तो ये एक बेहतर नेशनल इनकम हुई। अब अगर मैं 12 रुपए या 12 यूनिट बना देता हूं, तो कितनी नेशनल इनकम हुई? 120। ये एक्चुअल पिक्चर है कि हाँ सही में हमने प्रोडक्शन बढ़ाया। तो बेस ईयर का मतलब हम कांस्टेंट प्राइस पे काउंट करते हैं, इसको रियल नेशनल इनकम बोलते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन से फ्री होती है। महंगाई का कॉन्सेप्ट इसके अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने एक प्राइस फिक्स कर दिया हर चीज का, ठीक है। ये आपको पिक्चर बताती है, एक एक्चुअल पिक्चर बताती है, क्योंकि यहां पर महंगाई को पूरी तरीके से एलिमिनेट किया जा रहा है। समझ में आ गया? अब सर क्या ऐसे फिर एक एक व्यक्ति जो है एक एक चीज का प्राइस काउंट करेंगे क्या हम? कैसे, मतलब रियल लाइफ में कैसे होगा? हजारों लाखों सामान है, कैसे काउंट करेंगे? क्या एक एक चीज का रहे ना, इसका 10 रुपए रखा था, क्या इसको 12 रुपए? तो लॉजिकली ये करना इतना आसान नहीं है। तो इसको आसान बनाने के लिए कॉन्सेप्ट इस्तेमाल में आता है, वो आता है प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स का मतलब सिंपल भाषा में कितनी महंगाई बढ़ी है। भाई 6% महंगाई बढ़ गई, कितनी बढ़ी? 6% महंगाई बढ़ गई। तो ठीक है, एक एवरेज प्राइस निकालना कि भाई पिछले साल के मुकाबले इस साल महंगाई कितनी बढ़ी, क्या रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, इसके हिसाब से काउंट करना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि भाई अगर आपको कांस्टेंट प्राइस देखना है, तो करंट प्राइस आज के हिसाब से नेशनल इनकम निकाल दो, डिवाइडेड बाय
प्राइस इंडेक्स, करंट प्राइस इंडेक्स, यानी कि महंगाई कितनी बढ़ी है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, आपको एक एक चीज को काउंट करने की जरूरत नहीं है, एक बार में सारा काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे नेशनल इनकम है वैसे ही जीडीपी भी होती है, वैसे जीडीपी भी होती है। वही नॉमिनल मतलब आज के प्राइस पे, रियल मतलब कांस्टेंट प्राइस पे। जैसे नेशनल इनकम रियल वाली अच्छी होती है, वैसे रियल जीडीपी ही बेहतर होती है। दोनों एक ही बात है। क्यों बेहतर होती है? क्योंकि अच्छी एक्चुअल ग्रोथ दिखाता है, और सर क्या करता है सर, ये प्राइस कंपैरिजन थोड़ा बेहतर करता है, और साथ साथ में ये महंगाई की वजह से नहीं बढ़ता, इंटरनेशनल कंपैरिजन करने में मदद करता है। क्योंकि भाई आपने कांस्टेंट प्राइस कर दिया, तो अगर नेशनल इनकम या जीडीपी बढ़ रहा है तो मतलब हाँ, आप प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हो। इस चैप्टर में एक टॉपिक और है। कौन सा टॉपिक है सर? उसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। वैसे तो दो टॉपिक है, दोनों ही कर लेते हैं। चलो, जीडीपी डिफ्लेटर मतलब जैसे अपन ने वो देखा था कि भाई प्राइस इंडेक्स कैसे निकालते हैं, वैसे जीडीपी डिफ्लेटर का भी फॉर्मूला है। क्या है? रियल जीडीपी अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालते हैं? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100, सेम टू सेम, रियल नेशनल इनकम, नॉमिनल नेशनल इनकम अपॉन प्राइस इंडेक्स, बस यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर है। तो यहां से आप चाहें तो जीडीपी डिफ्लेटर का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या हुआ? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। वही बताता, वही है कि जीडीपी कितना परसेंट प्राइस की वजह से फ्लक्चुएट करा है। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अरे जीडीपी की जब बात निकली है तो एक चीज अपने को समझनी पड़ेगी कि सर ये जीडीपी जो है कि ये सारा मापदंड है, मतलब इसके हिसाब से हम सब कुछ कर सकते हैं। जीडीपी इज द किंग? तो जवाब है नहीं सर, जीडीपी इज नॉट द किंग, जीडीपी इज नॉट द किंग। हमारा टॉपिक है जीडीपी एंड वेलफेयर। क्या जीडीपी बढ़ना भारत देश का वेलफेयर बढ़ने के बराबर है? बोलो हाँ। अगर जीडीपी बढ़ेगा तो क्या हम कह सकते हैं भारत देश अच्छा हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। 5 वजह देते जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है। वजह नंबर 1, भाई जीडीपी तो हमारा तब भी बढ़ सकता है जब सर्विस सेक्टर ग्रो करे, बाकी सारे सेक्टर मर जाए। सिर्फ सर्विस ग्रो कर रहा है, बाकी सारे सेक्टर मर गए। ठीक है जी, तो उस कंडीशन में भी जीडीपी बढ़ सकता है। तो जीडीपी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो सकता है एक का ज्यादा हो जाए सर्विस सेक्टर का, एग्रीकल्चर सेक्टर इतना सा रह जाए। सर्विस सेक्टर में तो लोग लगते नहीं, हम तो बेरोजगारी में मर जाएंगे, और जीडीपी बढ़ता रहेगा। तो जीडीपी बढ़ना वेलफेयर बढ़ने के बराबर नहीं होता, क्योंकि जीडीपी सारे सेक्टरों का मिला के होता है, जबकि वेलफेयर तब होता है जब सारे सेक्टर बराबर होते हैं। ठीक है, और एक और वजह से हम जीडीपी को वेलफेयर नहीं कह सकते, क्योंकि अगर बात करें जीडीपी डिफ्लेटर को हटा दिया जाए तो जीडीपी तो तब भी बढ़ेगा जब महंगाई बढ़ेगी। दाम बढ़ गए तो जीडीपी बढ़ गया, और दाम बढ़ने से लोग तो नुकसान में आएंगे ना, फायदे में कैसे आएंगे? ठीक है। तीसरा रीजन, सर जीडीपी में नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज काउंट नहीं होते। हमारी माता जी जो हमारे घर में काम कर रही हैं, ये जीडीपी में काउंट है क्या? हमारे जो वृद्ध जन है उनके सेवा कर रहे हैं लोग, ये काउंट होता है क्या? नहीं होता ना। पर वेलफेयर के लिए तो अच्छी बात है ना, अच्छा है यार कोई मदद कर रहा है, तो वो वेलफेयर में काउंट होता है, जीडीपी में इन चीजों का काउंट नहीं होता। जीडीपी में हम बेसिकली एक्सटर्निटीज को काउंट नहीं करते। सर ये क्या होती है? मेरे आएगा 3 नंबर का। एक्सटर्निटीज का मतलब वो सारी एक्सटर्नल चीजें, बाहरी चीजें जो जीडीपी में तो काउंट नहीं होती पर वेलफेयर में काउंट होती है, जिसके बदले में आपको पनिशमेंट नहीं दिया जाता, शाबाशी नहीं दी जाती जनरली, पर वेलफेयर में काउंट है। जैसे पोल्यूशन करना, पोल्यूशन करने पे आपको जेल नहीं होगी, पर वेलफेयर के लिए नुकसानदेह है। कचरा जो है वो, उसमें फैक्ट्री का जो कचरा है वो पानी में जा रहा है, जमीन में जा रहा है, इसके लिए आपको कोई वो नहीं होगी, जेल नहीं होगी, तो जीडीपी में काउंट नहीं होता, पर हाँ ये वेलफेयर में काउंट होता है। तो ऐसी चीजें जीडीपी में काउंट नहीं होती है। लास्ट, भाई जीडीपी में पॉपुलेशन का कोई लेना देना नहीं। सोचो जीडीपी बढ़ रही है 2% से, पॉपुलेशन बढ़ रही है 4% से, नुकसान है भैया। महंगाई क्या कहते हैं, खाने वाले 4% बढ़ गए, बनाने वाले 2% ही बढ़े। हमें तो लगा जीडीपी बढ़ रहा है 2%, पर पॉपुलेशन ज्यादा है, तो अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट ज्यादा हो जाती है तो फिर जीडीपी काउंट खराब हो जाता है। तो ये 5 वजह हैं जिस वजह से जीडीपी को वेलफेयर नहीं बोलते। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कॉन्सेप्ट आया, उसको बोलते हैं ग्रीन जीएनपी। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्रीन जीएनपी। सर ये ग्रीन जीएनपी क्या होता है? सिंपल है भाई, मान लो हमारा जीडीपी है 100 करोड़, और हमारी एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला कि भाई
इस साल एनवायरमेंट को 10 करोड़ का नुकसान हुआ है। कैसे? पानी खराब हो गया या कुछ भी, मतलब एनवायरमेंट को कितना नुकसान हुआ है, तो हमने उसको माइनस कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये 90 करोड़ जो है ये ग्रीन है, मतलब ये वो जीडीपी है जो हमने एनवायरमेंट को नुकसान करते हुए नहीं पहुंचाया है। तो व्हाट इज ग्रीन जीएनपी? एडजस्टेड जीएनपी फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि भाई टोटल जितना जीडीपी हुआ उसमें से, या जीएनपी हुआ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो हुआ, उसमें से एनवायरमेंट को कितना नुकसान हुआ? भाई 5 करोड़ का एनवायरमेंट को नुकसान हो गया। अब वो कैसे काउंट करते हैं, वो तो उनका अलग अलग तरीका है काउंट करने का, उससे आपको दिमाग नहीं लगाना। बचा हुआ जितना है वो क्या है? ग्रीन है भाई, इसमें किसी प्रकार का एनवायरमेंट को नुकसान नहीं कर पहुंचा है। ये क्या दिखाता है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि सस्टेनेबल ग्रोथ दिखाता है। ये बताता है कि अगर ये ज्यादा है, ग्रीन जीएनपी अच्छा है, तो हम कह सकते हैं कि हम लॉन्ग टर्म तक इस चीज को सस्टेन कर पाएंगे। पता लगा पूरा जीडीपी हम एनवायरमेंट को खराब करके बना रहे हैं, तो फिर कैसे ग्रो करोगे? ठीक है। और ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन को प्रमोट करता है, यानी कि सही तरीके से काम चल रहा है इसको प्रमोट करता है। समझ में आ गया? तो बालको ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर यहां पर हो जाता है समाप्त। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कमेंट पे लिख देना अगर आपको इसके बाद न्यूमेरिकल की वीडियो चाहिए। और जिन भी लोगों ने हेल्प बुक नहीं ली है, बालको पर्सनली मैं फोर्स कर रहा हूं कि आप जाके लीजिए, क्योंकि ये ऐसी हेल्प बुक्स हैं जो आपकी हर परेशानी का समाधान कर देगी। इस वीडियो को अपलोड होने के 1 महीने बाद अगर आप देख रहे हैं तो अकाउंटेंसी की हेल्प बुक भी आ चुकी होगी। डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक डाल दूंगा, जाके लीजिए, चाहे आप अमेजोन से लो या हमारी वेबसाइट से, वो आपकी इच्छा है। पर हाँ, इनको लिए बिना 12वीं नंबर लाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, साथ में चार्ट्स भी दे रहे हैं, अकाउंटेंसी के साथ भी दे देंगे शायद, पता नहीं, अभी फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है, पर तब तक हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।